नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास और अपना ख्याल रखे रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पाठ 7 के इकाई 5 और 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हमारा विषय है वो है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। अब इस संचार व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, वैकल्पिक संचार की व्यवस्था क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जानते हैं संचार व्यवस्था। आमतौर पर इंसान कैसे संचार करता है, मतलब संचार की व्यवस्था में क्या क्या होते हैं। हम लोग अगर एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना है तो हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। टीवी के द्वारा हम अपनी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है। और भी कई माध्यम हो सकते हैं, अखबार के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाए अगर आपदा आ जाए? टीवी के लिए आपको लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर और भी हो सकते हैं, आप जो जो सोच सकते हैं। लेकिन क्या हो जाए अगर आपके यहाँ पर आपदा आ जाए और जितने भी संचार के माध्यम है वो तो निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई भी आपदा आई, आपके यहाँ बिजली चलेगी तो टीवी भी नहीं चलेगा। मोबाइल एक सीमा तक चलेगा, उसके बाद उसकी भी बैटरी खत्म हो जाएगी। सबके पास पावर बैंक नहीं हो सकता है कि वो उसको चार्ज कर सके। और क्या पता वो भी बाढ़ बाढ़ आने के बाद क्या पता खराब हो गया हो, पानी वानी पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समय में हमको जरूरत पड़ती है वैकल्पिक संचार व्यवस्था की, जिसमें आपको जो बिजली है उसकी लगत जरूरत ना पड़े, कम पावर पर आप लोग एक दूसरे से बात कर सके या दूर दराज अपने जो जानकारी है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए उसको भेज सके या वहां से ग्रहण कर सके। ठीक है। तो हमको क्या मुख्यतः ध्यान रखना है? वैकल्पिक संचार व्यवस्था। हमको सारी संचार व्यवस्था के बारे में नहीं जानना है, हमको वैकल्पिक संचार व्यवस्था के बारे में जानना है, जो आपदा के बाद हम जिसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो देखिए संचार व्यवस्था के बाद हमको अगर जानकारियां इकट्ठा करनी है तो हमारे पास दो माध्यम है। एक माध्यम ऐसे होते हैं कि जिसपे एक सिंगल सोर्स होता है, एक ही वहां पर पॉइंट होता है जहां से सैकड़ों लोगों को जानकारी दी जाती है। जैसे एक टीवी का माध्यम है। टीवी में क्या होता है, एक प्रेजेंटर होता है, एक जो इंसान बैठा होता है सामने से न्यूज पढ़ रहा होता है और उसको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो एक ही माध्यम से वो करोड़ों लोगों को एक साथ ही जानकारी पहुंचाई जा सकती है। तो आपदा के बाद ऐसे माध्यम, टीवी की जगह ऐसा कौन सा माध्यम हो सकता है जिससे हम एक ही पॉइंट से कई जगह पे जानकारी पहुंचा दें? तो उसका जो सबसे बढ़िया माध्यम होता है वो होता है रेडियो। ठीक है। क्योंकि रेडियो को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। रेडियो की जो पावर होती है वो आपको सिंपल सी जो बैटरी होती है उसके द्वारा आप लोग ले सकते हैं। रेडियो के माध्यम पे क्या होता है कि सरकार एक जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसमें किसी रेडियो चैनल पे कोई घोषणा करेगी और अगर कोई उसको सुन रहा होगा तो उसकी जानकारी लेकर लोगों को बता देगा कि फला फला जगह पे कैंप लगा है या फला फला जगह पे जानकारी दी जा रही है। या राहत सामग्री के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो अगर उसके पास रेडियो है तो रेडियो से जानकारी दी जा सकती है। इसमें क्या होता है, एक माध्यम होता है, वहां से कोई चीज अनाउंस कर दी जाती है कि फला फला पे जगह पे जाइए या फला फला समय इतने समय आप लोगों को राहत सामग्री दी जाएगी। तो रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है क्योंकि ये आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, मोबाइल फोन की तरह जेब में नहीं रख सकते, लेकिन उसको आराम से इस हैंडल के द्वारा पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें आपको पावर की जरूरत नहीं पड़ती है उतनी। आप सिंपल से सेल डाल करके इसको चला सकते हैं और इसकी जो बैटरी होती है काफी लंबी चलती है। ठीक है। जो मोबाइल के साथ है वो जो दिक्कत है वो इसके साथ नहीं होती। दूसरा माध्यम आपके पास एक होता है हैम रेडियो, HAM, हैम रेडियो। इसको एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे जो पुराना रेडियो था उसमें हमारे जो आप लोगों को क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पज यानी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस के आधार पर ही एक पर्टिकुलर आप चैनल शुरू करते हैं और उसके आप अपने वित्तीय लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हैम रेडियो में क्या होता है कि आप लाइसेंस लेंगे, लेकिन उस लाइसेंस के द्वारा आप जो अपना कोई भी रेडियो चैनल नहीं शुरू कर सकते। उसका इस्तेमाल आप अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, आप एक दूसरे से बात करने के लिए कर सकते हैं, उसकी अपनी एक गाइडलाइन होती है। तो इसमें आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस के साथ साथ क्या होता है कि आप कोई भी इसमें वित्तीय लाभ नहीं उठा सकते जो आप रेडियो में सकते हैं। इसमें आप क्या होता है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और विश्व भर में कहीं से भी बात कर सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन होती है, जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई भी ये लाइसेंस ले सकता है। एग्जाम पास करना पड़ता है, आपको रेडियो के बारे में जानकारी होती है, एक छोटा सा सेटअप होता है, ये भी बहुत ही कम पावर पे चलता है। थोड़ा बहुत ही पावर चाहिए होती है, एक सिंपल आपके पास अगर बैटरी है मान लीजिए तो उससे भी चल जाएगा और छोटा जनरेटर है तो उससे भी चल जाएगा। तो हैम रेडियो की ये जरूरत होती है, हैम रेडियो की ये उपयोगिता बहुत ज्यादा पड़ती है जब कोई आपदा आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस में, आपातकालीन
समय पर। जैसे 9/11 का जब अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2001 में अमेरिका में, तो उस समय हैम रेडियो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था, क्योंकि उस समय और कोई संचार का माध्यम था नहीं, मोबाइल भी इतने थे नहीं लोगों के पास, तो हैम रेडियो ही सबसे जो सुचारू रूप था। वो हैम रेडियो के द्वारा ही लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे थे। हैम रेडियो ऑपरेटर के पास लोग जाते थे, उससे जानकारी लेते थे कि आप लोग वहां पे बात करिए, जो भी है वहां पर, तो उसके द्वारा जानकारी लेते थे अपने नियर एंड डियर वंस की। ठीक है। इसके साथ ही एक तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट संचार, सैटेलाइट यानी उपग्रह संचार। इसमें क्या होता है कि एक सैटेलाइट फोन है, ये अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है, इसका ये होता है सरकारी लोगों के पास। कभी आपने मिलिट्री में देखा होगा, जैसे कभी आप लोग फौजी मूवी देखेंगे, फौजी फिल्में देखेंगे, तो उसमें ये होता है जो चीज है। ठीक है। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो वहां पे इस चीज का इस्तेमाल होता है। एक मिनट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा चेहरा दिखाई दे रहा आप लोग होगा आप लोगों को, बाकी तो आवाज, मेन तो आवाज ही है। ठीक है। तो उपग्रह संचार में क्या होता है कि एक सैटेलाइट होता है, डायरेक्ट यहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा कनेक्शन होता है और एक दूसरे सैटेलाइट फोन के द्वारा वहां पे जानकारी इकट्ठित की जाती है। जैसे पुलिस के पास भी एक वायरलेस सिस्टम होता है, उसी तरीके से। ठीक है। वो तो उपग्रह संचार में होता है, लेकिन ये लोगों के पास नहीं होता है। एक तो ये जो इनका फोन आता है वो बहुत महंगा आता है, और दूसरा इसका लाइसेंस सबको नहीं मिल सकता है, ये सरकारी लोगों के पास ही मोस्टली रहता है। ठीक है। तो उपग्रह संचार में कर सकते हैं आप किसी की मदद लेके, जिसके पास अगर ऐसा कोई लाइसेंस है तो उसकी मदद से आप जानकारी ले सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। अब आता है एक, इसी में आपका जो छठे इकाई में है वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपदाएं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो, मानव जनित को तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो निरंतर आती रही हैं, ऐतिहासिक रूप से आती रहेंगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसमें जो हानि होने वाली है उसको आप जरूर कम कर सकते हैं। और जो आजकल हो देखा जाता है कि आपदाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आपको पेड़ पौधे ज्यादा लगाने हैं, आपको नेचर के साथ, आपको प्रकृति के साथ समन्वय बनाना है, आपको सम्मान देना है, प्रकृति का सम्मान करना है, धरती का सम्मान करना है। आप जो संसाधनों का दोहन करेंगे उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो संसाधन एक निश्चित सीमा से ज्यादा ना हो, ताकि आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो आपदा और सह अस्तित्व में यही है कि आपको प्रकृति को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा, तभी प्रकृति आपके बारे में समझेगी। और दूसरा चीज है, लोगों की मदद करते रहनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करें, और जितनी ज्यादा जानकारी हो सके उतनी ज्यादा लें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी आपदा से बचने के लिए या किसी भी आपदा में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है जानकारी। जानकारी ही बचाव है, कहा भी जाता है। ठीक है। तो आपदा आती रहेंगी, लेकिन आपदा की हानि को हम कम कर सकते हैं। आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देख लिया है कि कैसे आप किसी भी आपदा से बच सकते हैं, किस आपदा पे कैसे हानियां कम करनी है। तो इन सब में आपको ध्यान रखना है। तो आपदा और सह अस्तित्व में यही है बस। और हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आपको ये पता है, पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था। आसान सा है, भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। बाकी इसमें होता है आयताकार, इसका जो जवाब है। बाकी आप ये पाठ पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। भूस्खलन वाले ढेल वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, ऐसा क्या वहां पे बना सकते हैं जहां पे भूस्खलन होता हो, तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, कोई ये बिल्कुल अनुचित है, तो वहां पर नहीं बनाना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है पशुओं को, भवनों को, फसल को, तो सबको हानि होती है बाढ़ में। कृषि सुखाड़ की होता है जल के अभाव से, मिट्टी में नमी के अभाव से, मिट्टी में लवणता के कारण, मिट्टी में क्षय के कारण। तो जो कृषि सुखाड़ होता है वो कृषि आपकी कहाँ हो, जो फसल होती है कहाँ उगाई जाती है, तो वो उगाई जाती है खेत में। खेत में क्या होता है, मिट्टी। तो जो कृषि सुखाड़ होता है वो आपका मिट्टी की नमी के कारण होता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर।
लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो सबसे पहले है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपायों को लिखिए। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपने विचार प्रकट कीजिए, थोड़ा बहुत आपको इससे भी मिल जाएगा। बाकी जैसा भूकंप में बनाना है वैसा ही सुनामी क्षेत्रों में भी भवनों का निर्माण करना है, क्योंकि भूकंप, जो सुनामी और भूकंप एक दूसरे से रिलेटेड ही, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पेड़ पौधे लगाएंगे, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि जो खाली, जो बंजर जमीन है वहां पे हमेशा घास रहे। तो जब घास रहेगी वहां पर, तो क्या होगा, वो मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बनी रहेगी। तो कभी भी जो मिट्टी है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उस पे घास बिल्कुल लगी नहीं चाहिए। अगर घास लग गई तो उसको कभी भी हटाए नहीं। वो घास बहुत ही लाभकारी होती है, एक तो मिट्टी के बहाव को रोकती है और तथा सूखे से भी बचाती है। भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विशिकाओं का सामना आप किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। अपने विचार क्या है, आपने जो जो जाना है, जितना भी सीखा है भूस्खलन और अथवा बाढ़ के बारे में, वो आप जान सकते हैं। ठीक है, भूस्खलन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं भूस्खलन बता देता हूँ। ये पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो इसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो यहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ चले आते हैं, और पूरे के पूरे, कभी कभी पूरे के पूरे पहाड़ ही नीचे चले आते हैं। तो ऐसे जो चीजें होती हैं उसको हम भूस्खलन बोलते हैं। ये इसके दो कारण होते हैं। एक प्राकृतिक कारण होता है कि जब बारिश अत्यधिक हो जाए और मिट्टी पे गीलापन ज्यादा हो जाए, तो मिट्टी है या जो पत्थर है वो सब नीचे चले जाते हैं। दूसरा हो जाता है कि आसपास कहीं पे ब्लास्ट हो जाए, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी को लूज कर देते हैं, और मिट्टी फिर धीरे धीरे करके अचानक से पूरी तरीके से बहुत ही तेजी से नीचे आती है, और बहुत ही भयावह होता है, क्योंकि ये अचानक से आती है, बिना बताए आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी हो जाता है कि आप कभी पहाड़ों में घूमने जाएं, तो आपके लिखा रहेगा संभावित भूस्खलन क्षेत्र। ठीक है, तो वो संभावित इस वजह से होता है कि वहां पर पहले आ चुका है भूस्खलन और छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि यहाँ पे कभी बड़ी अभी आपदा हो सकती है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आया होगा समझ में, और मेरी बस यही आप लोगों से कामना है कि जितना ज़्यादा हो सके किताबें पढ़िए। वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेंगी, मदद करती रही हैं, करती रहेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आप लोगों को किताबें पढ़ना पड़ेगा। एक नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार में आपको समझ में नहीं आता उतनी बार पढ़िए। और कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग जरूर उसको हल करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खुश रहिए, परेशान मत होइए, सब हो जाता है आराम आराम से। तो ज़्यादा परेशान लेके या टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। आराम से बैठिए, आराम से पढ़िए किताब को, और एंजॉय कीजिए। और दूसरी चीज कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो अपने आसपास भी पढ़ाई को फैलाइए, लोगों को बताइए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। और आपको मैंने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया है, तो बिहार में बहुत सारी आपदाएं आती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन सब को जानने के बाद आप अपनी रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, अपने परिवार की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने समाज, आप अपने ग्राम, और आप अपना, कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको बुलाया जाए मदद करने के लिए, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आशा करता हूँ, और खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।